ऐसी ही स्टोरी रेगुलर सुनने और देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रिया स्टोरी 2018 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। सूरज की पहली किरण जंगल के सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। इसकी जड़ें जमीन में कई एकड़ तक फैली हैं। कैमरा धीरे धीरे पेड़ के करीब आता है। यहाँ हजारों पक्षियों का शोर कलरव है जो संगीत जैसा लगता है। हम पीकू को देखते हैं। वो अकेला नहीं है। गोलू जो पेड़ की डालियों पर उल्टा लटक कर पीकू को चिढ़ा रही है। चिंकी जो अपने नन्हे बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। कालू जो सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठकर पहरेदारी कर रहा है। कालू सबसे शरारती है। वो एक डाली से दूसरी डाली पर रॉकेट की तरह उड़ता है। कालू पकड़ सको तो पकड़ो गोलू। कालू एक पके हुए जामुन को तोड़ता है और हवा में उछाल देता है। गोलू छलांग लगाकर उसे कैच करती है। सब हंस रहे हैं। जंगल में सब कुछ परफेक्ट है। नदियां शांत हैं, हवा ठंडी है। किसी को अंदाजा नहीं है कि ये उनकी खुशियों का आखिरी दिन है। दोपहर के वक्त पीकू अपने कोटर में बैठा है। उसका कोटर बहुत आरामदायक है, नरम घास और पंखों से बना हुआ। वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून है। शाम होते होते जंगल का माहौल बदलने लगा। अचानक जंगल का शोर थम गया। झींगुरों ने आवाज करना बंद कर दिया। हवा जो बह रही थी एकदम रुक गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसे तूफान से पहले की शांति कहते हैं। पीकू ने देखा कि चींटियां अपने अंडों को लेकर तेजी से पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर भाग रही हैं। कालू कौआ जो कभी नहीं डरता था, घबराकर नीचे की डालियों पर आ गया। आसमान का रंग नीले से गहरा बैंगनी और फिर स्याह काला हो गया। बादलों के पहाड़ ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई सेना हमला करने आ रही हो। पीकू ने अपने दोस्तों को पुकारा, सब अंदर जाओ, कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली बूंद गिरी। तप। ये बूंद नहीं, पत्थर जैसी भारी थी और फिर आसमान फट पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चली गई। वो विशाल बरगद का पेड़ जो 100 सालों से तूफानों का सामना कर रहा था, आज कांप रहा था। पीकू अपने कोटर के मुहाने से बाहर देख रहा था। उसे जो दिखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। चिंकी का घोंसला। हवा के एक तेज झोंके ने चिंकी गौरैया के घोंसले को उखाड़ फेंका। चिंकी अपने बच्चों को बचाने के लिए उड़ी, लेकिन बारिश की मोटी बूंदों ने उसके पंख गीले कर दिए। वो पत्थर की तरह नीचे गिर गई और उफनते पानी में समा गई। गोलू का अंत। गोलू गिलहरी एक डाली को कसकर पकड़े हुई थी, लेकिन डाली टूट गई। पीकू चिल्लाया, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज दब गई। गोलू अपनी डाली के साथ काले पानी में बह गई। पीकू की आंखों के सामने उसका पूरा समाज, उसके दोस्त एक एक करके बह रहे थे। वो बेबस था। तभी एक ऐसी आवाज आई जैसे धरती का सीना फट गया हो। कड़ 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 धड़ाम। बरगद के पेड़ की विशाल जड़ें जो मिट्टी को जकड़े हुई थी, पानी के तेज बहाव और मिट्टी के कटने से हार मान गई। पूरा पेड़ एक तरफ झुकने लगा। पीकू को लगा जैसे पूरी दुनिया पलट रही है। पेड़ गिरा और सीधा बार के पानी में जा गिरा। पानी की लहरें 10-10 फीट ऊपर उठी। पेड़ अब एक पेड़ नहीं बल्कि एक मौत की नाव बन चुका था जो तेज धारा में बह रहा था। अन्य छोटे मोटे पेड़, झाड़ियां और जानवरों के शव पानी में बह रहे थे। जंगल अब जंगल नहीं, एक समुद्र बन गया था। पीकू अपने कोटर में दुबका हुआ था। पानी उसके अंदर आ रहा था। वो डूबने ही वाला था। बहता हुआ पेड़ आगे जाकर एक विशाल चट्टान से टकराया। झटका इतना जबरदस्त था कि पीकू कोटर से बाहर फेंका गया। पीकू हवा में था। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा। उसने उड़ने की कोशिश की, अपने पंख फड़फड़ाए। तभी हवा में उड़ता हुआ एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा तीर की तरह आया और उसके बाएं पंख पर लगा। एक तीखी चीख। पीकू का संतुलन बिगड़ गया। दर्द के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उड़ नहीं पाया और नीचे गिरने लगा।
गिरते गिरते उसने अपनी चोंच एक फिसलन भरी चट्टान पर गड़ा दी और लटक गया। नीचे मौत इंतजार कर रही थी। वो पूरी रात उसी चट्टान पर बारिश में भीगता, दर्द से तड़पता और अपने दोस्तों को याद करके रोता रहा। तीसरा दिन धूप निकली, जिससे थोड़ी गर्मी मिली। तूफान थम गया, लेकिन पीकू की जंग शुरू हुई। अब वो खुश मिजाज पीकू नहीं था, वो घायल था, भूखा था। जब वो खाने की तलाश में नीचे उतरा तो उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। सामने एक सड़ा गला अमरूद पड़ा था। पीकू की आंखों में चमक आ गई। वो लंगड़ाते हुए अपने भारी गीले पंख को घसीटते हुए उस फल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच बढ़ाई, झाड़ियों के पीछे से दो पीली डरावनी आंखें चमकी। एक विशाल काला जंगली चूहा वहां पहले से मौजूद था। बाढ़ ने उसे भी भूखा और खूंखार बना दिया था। चूहा धीरे धीरे पीकू की तरफ बढ़ा। उसने अमरूद छोड़ दिया। पीकू पीछे पलटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा। वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे जमीन पर फुदकना पड़ रहा था। पीकू ने सामने एक कंटीली झाड़ी देखी और बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गया। चूहा बड़ा था, इसलिए वो कांटों के अंदर नहीं जा सका। वो बाहर गुर्राता रहा और पीकू अंदर कांटों के बीच अपनी सांस रोके थर थर कांपता रहा। रात हो गई। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन ये डरावना सन्नाटा था। पीकू उसी कंटीली झाड़ी में दुबका बैठा था। उसके शरीर में कई जगह कांटों से खरोंचें आ गई थी। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। उसका पेट उसकी रीढ़ से चिपक गया था। प्यास बुझाने के लिए उसने पास ही एक पत्ते पर जमा कीचड़ वाला पानी पिया। उसका स्वाद कड़वा और कसैला था। पीकू की आंख से एक आंसू टपका। अकेलापन शारीरिक दर्द से ज्यादा जानलेवा होता है। उसे पहली बार लगा कि शायद अब वो भी नहीं बचेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने के लिए। अगले दिन धूप निकली, जिससे थोड़ी गर्मी मिली। पीकू में थोड़ी जान आई। उसे लगा कि अब उसे निकलना ही होगा, वरना वो यहीं मर जाएगा। वो झाड़ी से बाहर निकला और खुले में आ गया। ये एक तोते की सबसे बड़ी गलती थी। आसमान में एक चीख गूंजी। पीकू ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक विशाल बाज मंडरा रहा था। पीकू के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो लकड़ियों के ढेर के बीच भागा। बाज के विशाल पंजे उसके ठीक बगल में गिरे। धड़ाम! धूल और लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। पीकू एक खोखले तने के अंदर घुस गया। बाज अपनी चोंच उस तने पर मार रहा था। ठक ठक ठक। शिकार न मिल पाने की वजह से बाज उड़ गया, लेकिन पीकू अब मानसिक रूप से टूट चुका था। बाज जा चुका है, लेकिन पीकू बाहर नहीं निकला। वो उस सूखे तने के सबसे गहरे अंधेरे कोने में दुबका हुआ है। वहां इतनी कम जगह है कि उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और फफूंद की बदबू है। पीकू को अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन, आवाजों का भ्रम हो रहा है। बाहर हवा से पत्ता हिलता है, सरसर। पीकू को लगता है बाज के पंख है। वो अपनी सांस रोक लेता है। उसे लगता है कि ये तना उसका घर नहीं, उसकी कब्र है। उसे लगता है कि वो यहीं मर चुका है और ये अंधेरा ही अब उसकी दुनिया है। दिन। पीकू अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर निढाल था। घाव में सूजन बढ़ गई थी। अगले दिन तोता बाहर निकलता है और नदी के पास जाता है। ये जंगल में बाढ़ आने की वजह से एक विकराल नदी बन गई थी। वो नदी के किनारे लेटा हुआ था, बस पानी को देखता रहा। तभी हवा का रुख बदला। हवा में एक जानी पहचानी मीठी महक आई। ये पके हुए जंगली अंजीर की खुशबू थी। पीकू ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उफनती नदी के उस पार एक ऊंचे टीले पर कुछ पेड़ सलामत थे। वहां भोजन था, वहां जीवन था। लेकिन बीच में 200 मीटर चौड़ी उफनती नदी थी। पीकू ने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। उसके पैर पानी की सतह को छू गए।
लेकिन वो पानी से महज 2 फीट ऊपर उड़ रहा था। एक बड़ी लहर आई और उसे लगभग डुबो ही दिया, लेकिन वो बाल बाल बचा। वो टीला करीब आ रहा था। 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। पीकू की सांसें उखड़ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। जैसे ही वो जमीन के ऊपर पहुंचा, उसके पंखों ने जवाब दे दिया। वो उड़ा नहीं, वो सीधा एक झाड़ी के ऊपर धड़ाम से गिरा। वो लुढ़कता हुआ घास पर गिरा। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर पीकू का सिर हिला। उसने आंखें खोली। उसके ठीक सामने एक लाल पका हुआ अंजीर पड़ा था। उसने उसे कुतरा। वो स्वाद, वो सिर्फ फल का स्वाद नहीं था, वो जिंदगी का स्वाद था। कैमरा पीकू के घायल लेकिन गर्वित चेहरे पर रुकता है। उसने हार नहीं मानी। उसने मौत को हरा दिया था। पीकू एक सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठता है और आम खा रहा है। सामने डूबता हुआ सूरज है। पीकू का सिलट परछाई दिखाई देता है। उसके पंख का निशान अब चमक रहा है।